तो आर्टिकल 111 तक पढ़ने के बाद में आज हम उसको इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज हम आर्टिकल 112 पढ़ते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आप कहोगे कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? आप इसके नाम से अंदाज़ा लगाइए। पहले वार्षिक अर्थात पूरे साल का, वित्तीय मतलब कि पैसे का जो लेन देन है उसका विवरण, पूरा डाटा, क्या कहाँ हमने कितना खर्च किया, कितनी हमें आय हुई, कितना हमने व्यय कर दिया, कितना खर्चा हुआ है, कितनी हमारी आमदनी हुई, उसका पूरा लेखा जोखा एक साल का, वो भी कौन से साल का? वित्तीय वर्ष का। आप जानते हो वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। आप जानते हो छोटी छोटी बातें इनको पहले से ही। तो हम केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि ये बजट जो है वो क्या होता है। देखिए, आम तौर पे हम लोग जो है बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी हम जो अपनी देहाती जो लैंग्वेज होती है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। मान चलो किसी को बाइक लेनी है, ठीक है, तो वो कहेगा कि यार मेरा बजट ठीक है, अब मुझे बाइक ले लेनी चाहिए, ठीक है। कई बार बोलते हैं भाई हमारा अभी बजट नहीं है, फलाना काम करने का, ये काम करने का, वो काम करने का बजट नहीं। बजट मतलब अभी इतना लेखा जोखा नहीं है, पैसे का हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सरकार वाला जो बजट होता है, सरकार हर साल बजट पेश करती है। बजट आपने बहुत बार नाम सुना होगा। उस बजट के बारे में बात करते हैं, सरकार किस तरीके से बजट पेश करती है, सरकार ने कितना खर्चा किया साल भर में, कितना उसने आमदनी प्राप्त की, वो सारा लेखा जोखा वो बजट है। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, बजट शब्द का जो इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आम भाषा में बजट ही हम करते हैं। जो आर्टिकल 112 है, ठीक है, उसमें सीधे तौर पर जो बजट शब्द है वो नहीं दिया हुआ है। बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो क्या मिलता है जब ये नहीं मिलता है? तो 112 आर्टिकल में संविधान में जो लिखा हुआ है वो ये शब्द लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। आप नाम से समझ चुके हो, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब पूरे साल भर में जो वित्तीय संबंधित जो क्रियाविधि हुई हैं, पैसे से संबंधित जो लेन देन हुआ है, खर्चा हुआ है, आमदनी हुई है, उसका विवरण, उसका पूरा डाटा, वो क्या है? वो अपना बजट है। लेकिन ध्यान देंगे, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। संविधान में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये बजट के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो ये बजट शब्द है, एक्चुअल में ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा शब्द है बूजे, BOUGETTE, मैंने शब्द लिखा हुआ है यहाँ। इस बूजे का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। अब आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, आमतौर पे क्या था, जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने धीरे धीरे सिस्टेमेटिक तरीके से एक प्रशासन बनाना चाहा इंडिया के अंदर, और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की प्रॉपर तरीके से कि भाई पैसे का हिसाब किताब वो कैसे करना है, ठीक है, रेलवे का हिसाब किताब है वो कैसे करना है, पर्यावरण संबंधी जो क्रियाविधि है वो, अलग अलग चीज़ों को डिवीजन उन्होंने किया, प्रॉपर सिस्टेमेटिक तरीके से जो है शासन व्यवस्था को चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या था, अंग्रेजों के शासन से लेकर के 2017 तक हम रेलवे का बजट अलग से पेश करते थे, और आम जो बजट है, जो नॉर्मल बजट हम बोलते हैं, सामान्य बजट, वो हम अलग से पेश करते थे। कहने का मतलब, रेलवे को हम प्रेफरेंस देते थे, अलग से उसका बजट पेश किया जाता था, अलग से उसके ऊपर संसद में चर्चा होती थी, सारी बहसबाजी होती, सारी क्रियाविधि उसकी होती थी। लेकिन साल 2017 में हम लोगों ने क्या किया, साल 2017 में एक विवेक देबरॉय, एक समिति थी, विवेक देबरॉय कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी, और उन्होंने ये कहा कि आप जो अलग अलग तरीके से बजट पेश कर रहे हो, ये अलग अलग तरीके से बजट पेश मत करो, इसमें समय की भी बर्बादी है, व्यर्थ खर्चा होता है, संसद भी जो है वो व्यर्थ में अलग अलग बजट पर चर्चा करता है, संसद का भी टाइम ज़ाया होता है, खर्चा होता है। तो इस समिति ने ये कहा कि हम जो रेलवे का बजट और आम बजट अलग अलग से पेश करते हैं, दोनों को इकट्ठा कर दो, एक ही बजट रहेगा, रेलवे का बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। ये कहानी कब हुई है? सन 2017 में हुई है। समिति का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, समिति का नाम है विवेक देबरॉय। इस समिति ने जो सिफारिशें दी उसमें क्या हुआ, जो रेलवे बजट था प्लस में जो आम बजट था अपना, उनको एक कर दिया। क्या कर दिया? उन दोनों को मिला दिया, और उसको हमने कह दिया सामान्य बजट, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम
कि ये बजट किस तरीके से पेश होता है, क्या क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को मुझे सारा आपको बताना है, आपको समझाना है इसको। जो ये मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने जो ड्रॉ किया है इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसी से पूरी बजट की जो पिक्चर है आपके लिए वो क्लियर होगी। बजट पेश कैसे करा जाएगा, कैसे उसको पास करवाएंगे, ठीक है। सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार के सब कुछ है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, जितना पैसा मन में आएगा सरकार खर्च करेगी, मन में आएगा उतना व्यर्थ खर्च करेगी या उसका इस्तेमाल करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत मैं बताता हूँ आपको, जो संसदीय व्यवस्था संवैधानिक रूप से जो दी हुई है उसमें हर एक आदमी किसी न किसी आदमी से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। हर एक आदमी की, हर एक प्रोसीजर की अपनी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है। तो सरकार जो पैसा निकालेगी विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिए, उसका एक निश्चित प्रोसीजर है, एक बजट के माध्यम से जो है वो पैसा निकालती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, इन एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। यहाँ पहला पॉइंट जो सबसे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बजट प्रस्तुतिकरण। जो नंबर फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, बजट प्रस्तुतिकरण, बजट को पेश करना। कहाँ पेश करेंगे? संसद में पेश करेंगे। संसद के कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। तो संसद के प्रस्तुतिकरण के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात, बजट पेश करने का जो संविधान ने जो अधिकार दिया है वो किसको दिया है? राष्ट्रपति को। अर्थात बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। बजट पेश करने का काम किसका है? किसकी ड्यूटी बनती है? ये राष्ट्रपति की ड्यूटी बनती है। ये एक बात क्लियर हुई। आप लोग कहोगे कि ये हमने तो कभी देखा नहीं कि राष्ट्रपति ने बजट पेश किया हो। अक्सर मंत्री, और मंत्रियों में मैं बात करूं तो वित्त मंत्री हमेशा पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राष्ट्रपति जो है वो किसी को जिम्मेदारी सौंप सकता है, वो जरूर नहीं वित्त मंत्री को ही सौंपे, किसी और मंत्री को भी बोल सकता है। तो कहने का मतलब, राष्ट्रपति की तरफ से जो वित्त मंत्री होगा भारत सरकार का, वो क्या करेगा? बजट को पेश करेगा। ध्यान दीजिए शब्दों पे, राष्ट्रपति की तरफ से पेश करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। तो बजट को जो पेश किया जाएगा दोनों सदनों में, तो कौन करेगा उसको पेश? राष्ट्रपति की तरफ से पेश करेगा। कौन करेगा? वित्त मंत्री पेश करेगा। आप कहोगे ये क्या है? एक्चुअल में जो बजट है वो वित्त मंत्री का एक भाषण है। क्या है? भाषण मात्र है। ऐसा नहीं है कि बजट को पेश करते के साथ उसमें से पैसा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भाषण देगा। क्या भाषण देगा? साल भर का आय व्यय के बारे में, कि हमने कितना खर्चा किया है, कितनी हमें आमदनी हुई है, हमें आगे के लिए और कितना पैसा चाहिए, वो सारा विवरण जो है उसमें देगा। उस पर बहस होगी, सारी बातें उसमें होंगी। तो बजट प्रस्तुतिकरण के बारे में आपको समझ में आ गया। कौन पेश करेगा? संवैधानिक रूप से अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बोल करके इस बजट को पेश करवा सकता है। सामान्यतः कौन पेश करता है? आप कहोगे वित्त मंत्री पेश करता है। बजट है क्या? बजट एक प्रकार का भाषण है जिसमें वित्त मंत्री साल भर के, एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का विवरण जो है पेश करता है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया? इतनी बातें समझ में आई? अगली बात देखिए, अगली बात क्या है? सेकंड पॉइंट है सामान्य बहस। सामान्य बहस का मतलब, जैसे ही वित्त मंत्री ने वो भाषण दिया, वो भाषण समाप्त होता है, उसके बाद में लोकसभा में और राज्यसभा में इसके ऊपर बहस चलती है। बहस मतलब विपक्ष ये कहेगा कि जो बजट पेश किया गया है कि भाई ये हमने नई योजनाएं चला रहे हैं, हम गैस का दाम कम कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर का दाम कम कर रहे हैं, या फिर हमने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, आने वाले बजट में हमने खाद्य सामग्री के ऊपर जो है टैक्स को कम किया है। तो जो जहां कम ज़्यादा जो ये मसौदा तैयार किया गया है, अब क्या होगा? उसमें बहस चलती है, विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा। देखो, विपक्ष का काम क्या होता है? जो भी सत्ता पक्ष जो काम कर रहा है उसमें कमियां निकालना। सत्ता पक्ष का काम क्या है? जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जो काम उन्होंने किया है, उसको बढ़ चढ़ करके बताना। ठीक है, यही तो है भाई। विपक्ष जो है उसमें कमियां निकालेगा और जो सत्ता पक्ष है वो उसकी खूबियां गिनवाएगा। तो एक आम बहस चलती है उसमें। आम बहस में क्या होता है, कई बार वो प्रश्न पूछते हैं वित्त मंत्री से कि भाई आपने ये कम क्यों किया, इसको आप बताओ। तो कई बार क्या होता है, वित्त मंत्री उसी समय पर उसका जवाब भी देता है कि भाई ये चीज़ हमने इस तरीके से की। तो एक सामान्य बहस चलती है लोकसभा में भी। जब लोकसभा के बाद, जब लोकसभा से वो पारित हो जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में भी
असामान्य बहस हो सकती है इसके ऊपर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है नंबर 3 पॉइंट, ध्यान से देखना है, विभागीय समितियों को सौंपना। जब बहस कंप्लीट हो जाती है, बहस उस पर हो चुकी है, अब क्या करेंगे, टोटल 24 विभागीय समिति बनी हुई हैं। ठीक है, क्या है, ये समितियां बनी हुई हैं अलग अलग विभागों की। आप कहोगे ये विभागीय समिति क्या है? देखो, जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, तो मंत्रालय ना केवल वित्त मंत्रालय और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं। भाई रेलवे का मंत्रालय अलग है तो रेलवे का विभाग अलग हो गया, पर्यावरण मंत्रालय अलग है, पर्यावरण का विभाग अलग हो गया, शिक्षा मंत्रालय का अलग विभाग। तो अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके अलग अलग विभाग हैं और उनकी अलग अलग क्या बनी हुई है, समितियां बनी, उनकी कमेटी बनी हुई है। ठीक है, ये हम संसदीय समिति में टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे आपको, उस समय आपको बताऊंगा ये समितियां कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं। उसमें पक्ष के लोग भी होते हैं, उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं। तो जो ये समितियां बनी हुई हैं, जो ये कमेटीज बनी हुई हैं, ये क्या काम करती हैं, ये विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। भाई सबने अपना अलग अलग विवरण दिया है। रेलवे ये कह रहा है कि भाई मुझे आने वाले समय में 1000 करोड़ चाहिए, शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि भाई मुझे 500 करोड़ चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि भाई मुझे आने वाले समय में 1500 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो ये पैसे का जो लेन देन है या पैसे जो मांगा जा रहा है, इसको विभागीय समितियों को अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के जो विभाग हैं उनको डिपार्टमेंट्स को सौंप दिया जाता है। वहाँ क्या है, वहाँ अफसर बैठे हुए हैं, ऑफिसर बैठे हुए हैं, वहाँ सेक्रेटरी वगैरह, सचिव वगैरह आपने देखा होगा। ठीक है, तो देखो आप, एक होता है CS, चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे ये मुख्य सचिव है, इसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट है। भाई शिक्षा का अलग है, चिकित्सा का अलग है, पर्यावरण का अलग है, शिक्षा का अलग है, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो इनके नीचे क्या होते हैं, ACS होते हैं, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ऐसे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने अलग अलग जो है वो जो अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बजट था, उनका खर्चा वर्चा का जो ब्यौरा था, वो अलग अलग मंत्रालय को सौंप दिया। ये जरूर नहीं है कि भाई एक मंत्रालय को एक ही जो है वो सौंपा जाएगा। कई बार एक चीज के लिए एक से अधिक विभाग, एक से अधिक डिपार्टमेंट भी उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो वो चर्चा चलेगी। आपको मैंने बताया जब बजट पेश करते हैं, बजट सामान्यतः 2 चरणों में होता है। मान चलो ये पहला चरण हुआ, बीच में फिर गैप देते हैं, ये जो गैप है, ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण। तो एक चरण और दूसरे चरण के बीच में गैप देते हैं, लगभग महीने भर के करीब गैप होता है। तो ये गैप तभी होता है जब हम 24 विभागीय समितियों को सौंपते हैं और वो विभागीय समितियां जो हैं उसके ऊपर देखती हैं भाई इसमें क्या कमाबीसी है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसमें हमें कम ज़्यादा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो ये इंटरवल है ये वाला, इस इंटरवल के दौरान ही होता है सारा का सारा काम। तो विभागों ने जो अपनी सारी चेकिंग कर ली, सारी चीजें देख ली। अब क्या होता है, अब अगला स्टेप आता है अपना पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए, अनुदान की मांगें पेश करना। अनुदान की मांगें पेश करना। अब आप कहोगे कि अनुदान क्या है? अनुदान, आप इसके अर्थ निकालिए, इसका अर्थ क्या होता है। अनुदान की मांगे पेश की जाएंगी। भाई अलग अलग जो कमेटी बनी थी, अलग अलग कमेटी ने जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, भाई किसी ने रेलवे का जो पूरा ब्यौरा देखा, किसी ने पर्यावरण मंत्रालय का ब्यौरा देखा, किसी ने चिकित्सा का देखा, किसी ने शिक्षा का देखा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो उसमें घाट बात करनी थी, जो उसमें चीज़ें हटानी बढ़ानी थी, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जो करना था उन्होंने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया उसको, और उन्होंने जो है अपने अपने मंत्रालय को वो दे दी चीज़ें। अब क्या होगा, अनुदान की मांगे पेश की जाएंगी। अनुदान की मांगे क्या होती हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप। मैंने यहाँ लिख भी दिया है क्योंकि इस जो चीज़ें हैं ना, जो ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अनुदान की मांगे पेश करना, अनुदान की मांगे, ये है क्या, अनुदान है क्या एक्चुअल में? देखो, सभी मंत्रालय अपने अपने अनुमानित व्यय का आकलन करके, भाई अलग अलग जो मंत्रालय हैं उन्होंने अलग अलग घोषणाएं की हैं। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी कि भाई हम आने वाले समय में इस जिले में 100 स्कूल खोलेंगे। चिकित्सा मंत्रालय ने घोषणा कर दी बजट में कि भाई इस कस्बे के अंदर हम इतने हॉस्पिटल खोलेंगे, ठीक है, या फिर हम ये फ्री इलाज करेंगे। फ्री इलाज करने के लिए पैसा तो चाहिए,
स्कूल खोलने के लिए पैसा चाहिए, पैसे का खर्चा होगा, वो खर्चे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुमानित व्यय बताया है कि भाई मुझे, शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि मुझे इस जिले के अंदर 100 स्कूल खोलने हैं। 100 स्कूल खोलने के लिए मुझे लगभग 1000 करोड़ रुपए चाहिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड के स्कूल मुझे खोलने हैं, मुझे लगभग 1000 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसने लगभग एक अनुमानित व्यय बताया कि मेरा जो व्यय होगा, मेरा जो खर्चा होगा इस घोषणा के लिए, जो हमने घोषणा की है बजट में, उसके लिए इतना खर्चा होगा। उसके लिए वो मांग कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड कर रहे हैं। तो अनुदान की मांगों में क्या होगा, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय अपने अपने जो उन्होंने घोषणाएं करी हैं बजट के अंदर, उन घोषणाओं के हिसाब से अपना अनुमानित व्यय राशि बताएंगे कि भाई हमारा लगभग खर्चा इतना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, ये हमारा लगभग खर्चा इतना होगा। ये होता है अनुदान की मांगे। तो वो मांगे करते हैं, मांग करते हैं, वो डिमांड करते हैं संसद से। समझ में आ गई बात आपको। और जो ये अनुदान की मांगे हैं, इसका संविधान में भी उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मन से ही हमने एक प्रक्रिया बना रखी है, प्रोसीजर बना रखा है। इसका उल्लेख किया हुआ है संविधान में भी। संविधान का आर्टिकल 113 में उल्लेख किया हुआ है कि अनुदान की मांगे क्या क्या होंगी। ठीक है, अनुदान की मांगे क्या होती हैं, मैंने आपको अर्थ बता दिया है आराम से। अनुदान की मांगों का उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 113 में। इससे पहले हमने आर्टिकल 112 को पढ़ा है। 112 में क्या है, बजट नहीं, बजट शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। वहां है तो बजट के बारे में, लेकिन प्रॉपर वे में एग्जैक्टली बजट शब्द का उल्लेख वहां नहीं किया हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे शब्द को, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है वहां। ठीक है, अनुदान की मांगे हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला अपना प्रोसीजर जो वो क्या होता है 5वें नंबर का। अगला होता है कटौती प्रस्ताव। अगला क्या होता है, कटौती प्रस्ताव। तो भाई अनुदान की मांगे पेश की जा चुकी हैं, अलग अलग मंत्रालय ने आपने अपना अनुमानित व्यय बता दिया कि हमें इतना इतना खर्चा करना है, इस चीज पे खर्चा करना है। इसके बाद में जो विपक्ष होता है, विपक्ष क्या काम करता है, जो अपोजिशन जो पार्टी है, वो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है। देखिए, पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। सत्ता पक्ष अपनी जो योजनाएं विशेष उन्होंने चलाई है, जो किया है, उसके बारे में बढ़ चढ़ करके बताएगा, खूबियां गिनवाएगा। विपक्ष हमेशा उसकी आलोचना करेगा। तो जितनी डिमांड उन्होंने की थी पैसे की, सत्ता पक्ष ने अब कटौती प्रस्ताव लाएगा। कौन, विपक्ष। ये कटौती प्रस्ताव जो लाया जाता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेके आएगा। विपक्ष ये कहेगा कि भाई इसने इस चीज में इतने रुपए मांगे हैं, इसको कम करो, कटौती करो। ठीक है, ये इतने रुपए का काम नहीं है। मान चलो शिक्षा मंत्रालय ने कहा भाई मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 100 स्कूल खोलने हैं। तो विपक्ष क्या कहेगा, विपक्ष ये कहेगा कि इतना खर्चा थोड़े ना आता है, स्कूल ही तो खोलने, 1000 करोड़ का खर्चा थोड़े ना आएगा, कम करो इसको। कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ये कटौती प्रस्ताव एक्चुअल में 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये कटौती प्रस्ताव कितने टाइप का होगा, 3 प्रकार का। एक हो सकती है नीतिगत कटौती, ये वाली नीतिगत कटौती। एक होती है मितव्ययता कटौती और एक होती है सांकेतिक कटौती। तीनों को समझ लीजिए क्या क्या है। जो नीतिगत कटौती है उसमें सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति, जो उन्होंने पूरा बजट पेश किया है, उन्होंने जो अपनी पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बताई है, जो अपनी आर्थिक नीति बताई है, वो पूरी कंप्लीट आर्थिक नीति का ही वो विरोध करते हैं। विपक्ष विरोध करता है उसका, विरोध। ठीक है, और विपक्ष ये कहता है कि जो इन्होंने अनुदान की मांगे पेश की हैं, इन्होंने मांगा है पैसा, इसको काट करके कितना कर दो, 1 रुपया कर दो। ध्यान रखेंगे कि किस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत जो है अनुदान की मांगों को 1 रुपया कर दिया जाता है। किसमें, नीतिगत कटौती में। सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति का विरोध करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। और विपक्ष क्या डिमांड करेगा, विपक्ष क्या डिमांड करेगा, विपक्ष ये कहेगा कि इस जो इन्होंने पैसा मांगा है उसको काट के 1 रुपया ही दो केवल इनको। ठीक है, 1 रुपया कर दो इसको। दूसरी मितव्ययता कटौती। मितव्ययता मतलब सोच समझ करके पैसे को बरतना, सोच समझ करके पैसे को खर्च करना। तो सरकार की जो योजनाएं हैं तो उनमें वो फिजूल खर्ची को उजागर करता है विपक्ष इसमें, कि भी जो 100 स्कूल खोलने वाली जो योजना है उसमें मान के चलो, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हम एसी लगवाएंगे, तो वो कहेंगे भाई एसी लगवाने स्कूल में फिजूल खर्ची है। वो फिजूल खर्ची को उजागर करेगा विपक्ष इसमें, मितव्ययता कटौती में। और वो कहेगा भाई फिजूल खर्ची को उजागर करके,
ठीक है, थोड़ी कंजूसी बरतने के लिए कहेगा, मितव्ययता पर बल देने के लिए कहेगा। इसकी कोई राशि निश्चित नहीं है कि इसमें घटा करके कितना अमाउंट किया जाए, कोई निश्चित राशि नहीं है। अगली आती है सांकेतिक नीति। सांकेतिक जो कटौती होती है, सांकेतिक कटौती में क्या होता है, किसी योजना विशेष का जो है विशेष तौर पे किसी एक योजना को लेते हैं वो, या किसी एक से अधिक योजना का विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। मान के चलो भाई, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम दवाइयाँ फ्री में देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, तो विपक्ष इसका विरोध करेगा कि भाई जो इन्होंने फ्री दवा वितरण का जो योजना चलाई है इन्होंने, हम इसका विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, और इसमें जो है उसकी राशि को कम करके कितना कर जाता है, 100 रुपये। तो ये 1 रुपये और 100 रुपये का चक्कर ध्यान रखेंगे। 1 रुपये किस में है, नीतिगत कटौती में, और 100 रुपये किस में है, सांकेतिक कटौती में। 3 प्रकार की मैंने कटौती प्रस्ताव बताए, नीतिगत कटौती, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। ये प्रस्ताव कभी भी पास नहीं होते हैं, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, ये कभी भी पास नहीं होते हैं। आप कहोगे क्यों पास नहीं होते? पास इसलिए नहीं होते क्योंकि जो बजट को पेश कर रहा है वो कौन कर रहा है, सरकार। और सरकार जब उसको पेश कर रही है, ठीक है, केंद्र सरकार जब उसको पेश कर रही है तो उसके पास मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल कब बना है, जब उन्होंने बहुमत साबित कर दिया है, तो वो ऑलरेडी बहुमत में है। इस वजह से जो विपक्ष है वो चाहकर भी क्या है, इनको पास या पारित नहीं करवा पाता है, ये कभी पास नहीं होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में लिखा हुआ है अनुदान की मांगें पारित करना। अनुदान की मांगें पारित करना, अनुदान की जो मांगे इन्होंने मांगी उसको पेश तो कर दिया, उसके ऊपर कटौती प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। अब उनको हम मांगों को पारित कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानिए। कटौती प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है ताकि विस्तार से चर्चा हो सके, एक एक पॉइंट पर, एक एक योजना पर, एक एक डिपार्टमेंट जो मंत्रालय अलग अलग है उन्होंने अपनी डिमांड पेश की हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा हो सके। इसको लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि जो बजट है ना वो धन विधेयक है। आप ध्यान रखेंगे ये लोकसभा में ही सारा खेल चल रहा है मोस्टली, ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है। ये कभी पारित नहीं हो पाते, ठीक है, और अगर इन केस ये पारित हो भी जाएं तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यान रखेंगे इन छोटी छोटी बातों का, ठीक है। तो अब अनुदान की जो मांगे हैं वो पेश की जा चुकी हैं, कटौती प्रस्ताव लाया जा चुका है। कटौती प्रस्ताव मैंने बताया आपको, इसमें चर्चा होती है, ठीक है, चर्चा करते हैं इसमें, इसकी कमियों को निकाला जाता है, भाई कहाँ इसकी कमी है, कहाँ इसकी खूबी है, सारी बात पर डिटेल में चर्चा की जाती है। फिर कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, हालांकि वो पास नहीं हो पाते। फिर अनुदान की मांगों को पारित किया जाता है। पेश करना अलग बात है, उनको पास करना अलग बात है, पारित करना, ठीक है। मान चलो रेलवे ने ये कहा भाई मुझे 1000 करोड़ रुपए की मेरी व्यय राशि है, जो आगे आने वाले समय में मुझे 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, जो मैं योजनाएं लेकर के आ रहा हूं, जो मैं काम आगे करूंगा। तो अब उसके ऊपर चर्चा होगी। पहले विपक्ष पूछेगा सवाल कि 1000 करोड़ रुपए आप कहाँ खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, क्या क्या नई चीजें लेके आओगे, आम जनता को क्या फायदा होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या होता है, फिर उस पर मतदान होता है। मतदान मतलब वोट डालते हैं कि भाई कितने लोग इससे सहमत हैं, कितने लोग इससे सहमत नहीं हैं। तो जो बहुमत हासिल कर लेगा, आप जानते हो छोटी छोटी बातें हैं ये तो मतदान के द्वारा अगर वो बातें, मतदान में अगर बहुमत मिल जाता है तो एक एक अलग अलग जो बजट है, रेलवे का अलग है, रेलवे का डिपार्टमेंट अलग है, शिक्षा मंत्रालय का अलग है, चिकित्सा मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग चर्चा होती है और 1 बाय 1 करके उनको पारित कराया जाता है, ठीक है। पारित करना समझ गए, चर्चा होगी, फिर उसके ऊपर वोट डलेंगी, ठीक है, वोट डल के उनको पारित किया जाएगा। तो ये बात हुई अनुदान की मांगों को पारित कराना, उनको पास करवाना, ठीक है। एक शब्द आपको खास तौर पे मैंने यहां मेंशन किया है, गिलोटिन। गिलोटिन का मतलब जानिए। मान के चलो कुछ जब चर्चा चल रही थी, कटौती प्रस्ताव लाया जा रहा था, उस पर जब बहसबाजी चल रही थी तो समय कम पड़ गया, संसद में समय कम पड़ गया। तो अब समय इतना बचा है, मान चलो हमारे पास 2-3 मंत्रालय बचे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास शिक्षा मंत्रालय बचा हुआ है, हमारे पास पर्यावरण मंत्रालय बचा हुआ है। इन 2 मंत्रालयों के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं की गई है, नहीं इनको पारित किया गया है, समय कम है। अगर चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गिलोटिन का मतलब होता है कि बिना चर्चा के सीधे डायरेक्टली वोट डलवाओ,
कि भाई कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है, डायरेक्ट वोट डलाओ। इसकी क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, वो आप छोड़ो, आप डायरेक्ट वोट डालो, वोट डाल बताओ। अगर आप वोट डाल रहे हो तो भाई पक्ष में हो आप, अगर पक्ष में हो तो आप सहमत हो उससे, अगर आप उसके विपक्ष में वोट डाल रहे हो तो आप उससे असहमत हो, सीधी सी बात है। तो बिना चर्चा के सीधे ही क्या कर देना, वोट डाल करके उसको पारित करवा देना, इसको हम बोलते हैं गिलोटिन। क्या बोलते हैं इसको? गिलोटिन। गिलोटिन शब्द जो है एक्चुअल में, गिलोटिन एक मशीन हुआ करती थी। फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी उस समय सर को धड़ से अलग करने के लिए, ठीक है, ये आप फोटो देखिए, ये मैंने गिलोटिन का लगाया। फ्रांसीसी क्रांति के समय इस गिलोटिन मशीन का प्रयोग किया जाता है, ये वहीं से ये शब्द लिया हुआ है। तो गिलोटिन का मतलब क्या है? डायरेक्टली बिना किसी चर्चा के सीधे वोट डाल करके किसी प्रस्ताव को पारित करवा देना, वो क्या है? गिलोटिन होता है। तो ये अनुदान की मांगे हुई, ठीक है, अनुदान की मांगों को पारित करवाना, ठीक है। अनुदान की मांगे भी अलग अलग होती है, अतिरिक्त अनुदान अलग है और भी होते हैं, इनका उल्लेख भी किया हुआ है आर्टिकल 116 के अंतर्गत, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल हमें जो बजट है उसको कैसे पारित करवाते हैं उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। अब भाई अनुदान की मांगे भी पारित हो चुकी हैं, कितना कितना पैसा चाहिए वो भी पारित हो चुका है। अगला क्या है? अब लास्ट में लाया जाएगा विनियोग विधेयक। ध्यान से समझो, विनियोग विधेयक। इस विनियोग विधेयक का मतलब होता है पैसे निकालने वाला विधेयक पेश करेंगे। लास्ट में क्या पेश करेंगे? विनियोग विधेयक। आपसे कुछ पूछे विनियोग विधेयक क्या है, तो विनियोग विधेयक का मतलब है कि जैसे हम बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में जाकर के हम लोग क्या करते हैं, हमें जितने रुपए निकलवाने तो एक पर्ची के ऊपर हम वो पैसे लिखते हैं, जहां हमारा खाता होता है, खाता नंबर लिखेंगे, उस पर्ची पर अपना नाम लिखेंगे, हम साइन करेंगे। बैंक वाले बोलते हुए पीछे 2 साइन और करो, हम पीछे 2 साइन और करते हैं, तो वो पर्ची हम देंगे कैशियर को, कैश काउंटर पे जाकर के वो हमें कैश देगा। तो ये हमें कैश मिलेगा इससे, विनियोग विधेयक से। ये एक प्रकार की पैसे निकलने वाली पर्ची है, उस प्रकार का ये प्रस्ताव है, उस प्रकार का ये बिल है। तो जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक 1 रुपया भी सरकारी खजाने में से नहीं निकलेगा। ध्यान रखेंगे इन बातों को, ठीक है। तो लास्ट का ऑप्शन क्या है हमारा, लास्ट वाला पॉइंट क्या है? विनियोग विधेयक को पेश करना, विनियोग विधेयक को पारित करवाना, ठीक है। विनियोग विधेयक क्या है? वो विधेयक जिससे बजट में की गई घोषणाओं के लिए जो हमें राशि चाहिए, जो पैसा हमें चाहिए सरकारी खजाने से, वो निकलवाना। ये विनियोग विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब विनियोग विधेयक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 266 और 267 में कुछ चीजें बताई हुई हैं, उसमें फंड बताए हुए हैं, सरकारी खजाने के बारे में जिक्र किया हुआ है। उसमें कहा है कि एक होती है संचित निधि, एक होती है लेखा निधि, एक आपकी होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि सरकार का जितना भी जो पैसा है वो पैसा उसके अंदर जमा होता है। आकस्मिक निधि कि अचानक से अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ जाए अचानक से, तो उनको ये सारा पैसा, आपने देखा कि सरकार को पैसा निकालने के लिए कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। पहले बजट पेश करेंगे, बहस होगी, चर्चा होगी, अनुदान की मांगे आएंगी, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाएगा, क्या क्या होगा, ठीक है। अचानक से सपोज करो किसी राज्य में बहुत ज्यादा तबाही वाली बाढ़ आ जाए, अब वहां राहत सामग्री हमें पहुंचानी, तो हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार उस स्थिति में क्या करता है कि आकस्मिक निधि होती है आर्टिकल 267 में, 267 में, उस आकस्मिक निधि में से राष्ट्रपति की परमिशन लेकर के पैसे निकाल सकते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक से, हमें अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो राष्ट्रपति की, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है आकस्मिक निधि पर, तो राष्ट्रपति की परमिशन लेकर के हम क्या करेंगे, उसमें से पैसा निकाल सकते हैं और अपना वो जो तुरंत फौरन का जो काम है उसको हम जल्दी से कर सकते हैं। तो ऐसी निधि होती हैं। अब मैं विनियोग विधेयक बताता हूं, विनियोग विधेयक में से पैसे कैसे निकलते हैं, क्या चक्कर होता है। देखो, जो हम व्यय कर रहे हैं, जो हम खर्चा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो बजट में हमने जो बताया है सारे का सारा, वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो वो खर्चे हो सकते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं, एक वो हो सकता है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। एक भारित है संचित निधि पर और एक भारित नहीं है, ठीक है। तो एक तो व्यय ऐसे, भाई हमने जो जो घोषणाएं हमने की हैं बजट में, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, अलग अलग, तो एक तो ऐसे खर्चे हैं जो इनको सीधा सीधा वजन किसके ऊपर पड़ेगा, किस पे भार पड़ेगा, संचित निधि पर भारित है, संचित निधि से निकलेगा। एक जो संचित निधि पर भारित नहीं है। तो विनियोग विधेयक के संदर्भ में 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। विनियोग विधेयक, पैसे निकालने वाले विधेयक हम लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें 2 कंडीशन है। एक तो वो वाले खर्चे जो कि संचित निधि पर भारित हैं, एक जो है भारित नहीं है। तो जो पहले आप मैं बता दूं भारित वर्ड क्या होता है। देखो, कुछ खर्चे सरकार के ऐसे होते हैं
जो संचित निधि पर भारित होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जितना भी खर्चा हो रहा है वो भारत की संचित निधि पर भारित है। जो भारत का खजाना है, जो भारत की जमा पूंजी जो होती है, खजाना जो जहां स्टोर है पैसा सारा सारा, उस पर भारित है। ठीक है। दूसरा, यूपीएससी नाम सुना है आपने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो सारे जो खर्चे हैं वो भी इस पर भारित है। चुनाव आयोग के जो खर्चे हैं वो उस पर भारित हैं। समझ में आ रही बात। हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज की पेंशन, सैलरी नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का जज जो है उसकी सैलरी तो संबंधित राज्य के जो राज्य सरकार है उसकी संचित निधि से निकल जाएंगे। मान चल हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है उसका कोई जज है तो उसके जो जज है उसकी सैलरी तो हरियाणा सरकार देगी, पंजाब सरकार देगी। जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, अब हो सकता है भाई आज वो हरियाणा का जज है, उसको ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया जाए, उसको उड़ीसा भेज दिया जाए। ठीक है, तो उसने पूरी जिंदगी तो निकाल दी हरियाणा में और लास्ट का 1 साल बचा, उसको 1 साल के लिए रिटायरमेंट से जस्ट 1 साल पहले उड़ीसा भेज दिया, वो उड़ीसा के हाई कोर्ट में है। तो अब यह बात है भाई पेंशन कौन दे? उड़ीसा वाले कहेंगे पूरी जिंदगी तो इसने हरियाणा में कमाया है, हम पेंशन क्यों दें? तो इसलिए ये सब विवाद ना हो तो हाई कोर्ट के जो जज की जो सैलरी है वो तो राज्य की जो संचित निधि है वो देगी, लेकिन जो हाई कोर्ट के जज की जो पेंशन बंधेगी रिटायरमेंट के बाद में वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ठीक है, वो क्या होगा? भारत की संचित निधि पर भारित होगी वो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष रहना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजों की सैलरी को घटाना बढ़ाना वो भारत की संचित निधि पर भारित। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं। हमने स्वायत्तता, इनको इंडिपेंडेंसी देने के लिए ताकि ये निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, इस वजह से हमने इनकी भारत की जो संचित निधि पर भारित है इनका सारा का सारा व्यय। आगे मैं चीजें और क्लियर कराऊंगा, देखो पढ़ के जाकर। इन पर क्या होगी? लोकसभा में केवल चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। एक सामान्य बहस कर सकते हैं इनके ऊपर, अगर इनको घटाना बढ़ाना है तो उसमें मतदान नहीं होगा। अगर मतदान होगा तो हो सकता है वर्तमान सरकार अभी बहुमत में है तो वो मतदान करके वोट डाल के जजेस की सैलरी को आधा कर दे, ये मुसीबत हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो केवल चर्चा कर सकते हैं, वो मतदान के द्वारा पारित नहीं होगा। इसमें चर्चा कर सकते हैं, वो तो है जो है, फिक्स कर दिया वो तो। ठीक है। अगली बात, जो भारित नहीं है, भाई ये तो भारित हैं, जो भारित नहीं है उसमें चर्चा भी होगी, मतदान भी होगा, तब वो पैसा निकलेगा। मेरी बात को समझना। विनियोग विधेयक है पैसे निकालने वाला विधेयक। इसमें से पैसे कैसे निकालें? तो पैसे निकालने वाले विधेयक, पैसे निकालने जो हमें पैसे निकालने हैं वो क्यों निकालने हैं? क्योंकि हमने बजट में घोषणा की है। तो जो बजट में घोषणा की है वो भारत की संचित निधि पर भारित है या नहीं है? अगर भारित है तो उस पर मतदान नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, उसको सीधे पास कराया जाएगा सामान्य से चर्चा करके। अगर भारित नहीं है तो उस पर चर्चा भी होगी, मतदान भी होगा, तब पैसा निकाला जाएगा। क्लियर है बात? ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं बजट के बारे में, बजट कैसे पेश होता है, कैसे कैसे वो पारित होता है। तो जो विनियोग विधेयक बताया ना मैंने बच्चों आपको, ये विनियोग विधेयक जो है ये एक्चुअल में पैसा निकालने वाला विधेयक है। और आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, जो ये विनियोग विधेयक हमने पढ़ा है, क्या इसका संविधान में उल्लेख है? बिल्कुल उल्लेख है। इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 114 में। देखो 112 याद करो, 112 में क्या था? बजट। 113 में अनुदान की मांगें। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। ध्यान कर, विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही धन निकलेगा। विनियोग विधेयक पारित कैसे होगा भाई? संसद से, लोकसभा में बहस होगी, राज्यसभा में बहस होगी, मतदान होगा। तो जो भारत सरकार का जो पैसा है उसकी रक्षा कौन कर रहा है? ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? संसद में। इसलिए हम जो भारत की संचित निधि है, भारत का जो पैसा है, उस पैसे का रक्षक, संचित निधि का रक्षक कौन है? संसद को बोलते हैं। तो जो विनियोग विधेयक पारित होने के बाद में ही इसमें से पैसा निकल सकता है।